copper and zinc in brass. Brass is an alloy which is mostly made up of copper and zinc. Normally confusion इसका हो जाता है bronze के साथ which is also an alloy of copper but with not zinc but tin. So to perform this estimation हमें सबसे पहले एक particular amount of ore लेना होगा that is brass in this case. Transfer the ore into a digestion vessel जहां पे हम एक्वा रिजिया के साथ इसका डाइजेशन करेंगे और ये डाइजेशन करने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं ब्रास में जितने अमाउंट भी कॉपर है वो सब सोल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में आ जाए क्योंकि कॉपर रह सकता है कॉपर +1 या फिर +2 फॉर्म में दैट इज क्यूप्रस फॉर्म और एक है क्यूप्रिक फॉर्म और हमने जो एक्वा रिजिया यूज किया दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो जितना भी कॉपर ब्रास के अंदर होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu2+ और क्यूप्रिक फॉर्म. नेक्स्ट पुट द वेसल ऑन अ हॉट प्लेट और ये कितने देर के लिए जब तक ना सिरपी मस आ जाए. सिरपी मस मतलब कंप्लीटली ड्राई होने का प्रीवियस स्टेज. सो वंस द डाइजेशन इज कंप्लीट extract the solution into concentrated HCl and cool it and after cooling transfer it into a volumetric flask जैसे कि 250 ml volumetric flask and make up the volume with deionized और distilled water. अब solution में सब Cu2+ आ गया जितना भी कॉपर था ब्रास में that has arrived in the solution in the form of cupric. अब हम estimation या analysis चालू करेंगे which in this case is iodometric titration. अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कॉपर को अगर एनालिसिस करना है इट विल बी मच ईजियर टू यूज AAS दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्योंकि यहाँ से बहुत आसानी से और कम समय में कॉपर एस्टिमेशन हो जाता है बट फिर भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं इन द केस ऑफ ब्रास एनालिसिस. रादर वी आर यूजिंग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन विच इज अ फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक. दो टेक्निक होता है एनालिसिस का, एक है वॉल्यूमेट्रिक या जिसको हम बोलते हैं वेट एनालिसिस और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक. अब वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक हम यूज तभी करते हैं जब हमारा टारगेट एलिमेंट अमाउंट में बहुत ज्यादा है एज इन द केस ऑफ ब्रास. ब्रास में 50 to 60% तक कॉपर रह सकता है जबकि ब्रास के अंदर थोड़ा सा अमाउंट पीबी रह सकता है या फिर एसएन भी प्रेजेंट होता है. तो हम जब पीबी को एनालिसिस करेंगे जो कि पीपीएम लेवल में हमको मिलेगा वी विल यूज AAS टेक्निक. बट जब हम कॉपर एनालिसिस कर रहे हैं वी हैव टू यूज द वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक बिकॉज द अमाउंट ऑफ कॉपर इज लार्ज. सो शुरू करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री ये दोनों तरीके का टाइट्रेशन में एग्जैक्टली क्या होता है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाया है. प्लीज गो एंड वॉच इट इन द एनालिटिकल प्लेलिस्ट. फॉर नाउ we will start from the stock solution मतलब जो 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन था उसको हम बोलेंगे stock solution and we will pipette out 25 ml from it. Now we have a conical flask जिसके अंदर Cu2+ आयंस है और वहां पे हम ऐड करेंगे excess of Ki पोटेशियम आयोडाइड. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉपर 2+ रिड्यूस होके Cu+ में आ जाए मतलब क्यूप्रिक से क्यूप्रास आ जाए और आयोडाइड एनायन खुद ऑक्सीडाइज होके आयोडीन लिबरेट करे और इस लिबरेटेड आयोडीन को हम नेक्स्ट स्टेप में सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करेंगे और टाइटर वैल्यू जितने आएगा उसको यूज करेंगे हम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर इन ब्रास. ये है मोटा मोटा थ्योरी. But there is a very important chemistry behind the reaction of cupric ion with excess Ki based on EMF value और reduction potential. अब आप ध्यान से सुनो. Cu2+ reduce होके Cu+ में convert होगा that is a reduction. Sorry यहाँ पे 2 नहीं होगा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इस रिएक्शन का जो E0 वैल्यू है that is 0.15 वोल्ट. और सिमिलरली आयोडीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके आयोडाइड एनायन में कन्वर्ट हो जाए उस रिएक्शन का EMF वैल्यू होगा 0.54 वोल्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होगा दैट इज रिडक्शन वहीं पे होगा और बाकी जो रिएक्शन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वहां पे एक्चुअली ऑक्सीडाइज होगा सो रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड. तो हमारे पास इस सोल्यूशन में क्या है Cu2+ और हम ऐड कर रहे हैं एक्सेस Ki दैट इज I-. सो Cu2+ राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. वैसे ही Ki का I-
लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सो ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। बट द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री इज एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारा फैक्टर एक रिएक्शन में काम करता है। सो व्हेन ईएमएफ और रिडक्शन पोटेंशियल क्लोजेस द डोर फॉर सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और केएसपी कम्स टू रेस्क्यू। सो रिडक्शन पोटेंशियल इस रिएक्शन को होने नहीं देगा, लेकिन केएसपी के जो रूल है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रूल, अकॉर्डिंग टू दैट अगर ए प्लस और बी माइनस ये दो कैटायन एनायन कपल मिलके एक सॉल्ट फॉर्म करता है विच इज ए बी, और सोल्यूशन में प्रेजेंट ए प्लस और बी माइनस का कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, वो सॉल्ट के केएसपी से अगर ज्यादा है देन प्रेसिपिटेशन हैपेंस। प्रेसिपिटेशन होने के लिए आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्रॉस करना चाहिए। अब क्यूप्रस आयोडाइड CuI, इसका केएसपी है बहुत ही कम, और सोल्यूशन में हम Ki डाल रहे हैं एक्सेस, मतलब I माइनस का कंसेंट्रेशन काफी हाई है। सो इस सोल्यूशन में एक्सेस Ki डालते ही केएसपी के वजह से बहुत ही थोड़ा सा CuI प्रेसिपिटेशन होगा, दैट इज इनिशियल प्रेसिपिटेशन। ईएमएफ की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होना अभी तक हमें नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ये जो इनिशियल प्रेसिपिटेशन हो गया क्यूप्रस आयोडाइड का, दैट विल चेंज द सिनेरियो। बिकॉज फॉर दिस इनिशियल प्रेसिपिटेशन जो नर्न्स्ट इक्वेशन है फॉर क्यूप्रस क्यूप्रिक कपल, इन दैट नर्न्स्ट इक्वेशन राइट हैंड साइड का ये फैक्टर और भी कम हो जाएगा, और ये जो पहले 0.15 वोल्ट था Cu प्लस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल, वो बढ़ के हो जाएगा 0.85। अब आप इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके देखो। मैं यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ, सेकेंड रिएक्शन का E0 वैल्यू जहाँ पे था वही है, दैट इज 0.54 वोल्ट, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन का E0 वैल्यू हैज इंक्रीज टू 0.85 वोल्ट। अब क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सो ये रिडक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में रिड्यूस्ड होगा, और सेकेंड रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा, मतलब आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन में। सो वी कैन राइट एज ए होल 2Cu 2 प्लस प्लस 2I माइनस, ये I माइनस Ki से आया है, इक्वल्स टू 2Cu प्लस प्लस I2, ये है लिबरेटेड आयोडीन। सो कॉनिकल फ्लास्क में ये रिएक्शन होगा, और हमने एक्सेस Ki लिया है, Ki को एक्सेस अमाउंट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता नहीं कि ब्रास में एग्जैक्टली कितना % कॉपर है, तो हम चाहते हैं कि जितना भी अमाउंट कॉपर हो वो कंप्लीटली I माइनस के साथ रिएक्शन कर जाए। ऐसा ना हो कि आयोडीन कम पड़ गया, मतलब आयोडाइड कम पड़ गया और कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर 2 प्लस बच गया, इसीलिए हम एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki को यूज करते हैं। सो इन लेबोरेटरी कॉनिकल फ्लास्क में एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki डालने के बाद आपको एक ब्राउन कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा लाइक दिस, और ये रेडिश ब्राउन कलर आपको क्यों दिखेगा? क्योंकि सोल्यूशन में जितना भी अमाउंट क्यूप्रिक आयन था वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी सोल्यूशन में I माइनस थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki डाला था, और वो क्यूप्रस आयोडाइड दैट इज CuI appears like this brown color. So Ki itself is colorless, और सोल्यूशन में इनिशियली जो Cu2 प्लस है उसका कलर आपको ब्लू दिखेगा, एंड द होल रिएक्शन यू कैन रिप्रेजेंट एज 2Cu2 प्लस प्लस 4I माइनस इक्वल्स टू 2Cui that is cuprous iodide plus liberated iodine which will be estimated by sodium thiosulfate in the second step. अब हम इस कंडीशन में इस बीकर को अलाउ करेंगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और जितना आयोडीन को लिबरेट होना है वो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन ऑफ नॉन नॉर्मलिटी, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सो इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूजिंग बाय एनी प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या था? क्यूप्रस आयोडाइड और लिबरेटेड आयोडीन। So if we add drop-wise known amount of sodium thiosulfate in it, then the liberated iodine present in the medium will be converted to 2I minus, मतलब ये reduce हो जाएगा, और साथ में जो सोडियम थायोसल्फेट एनायन था that will oxidize itself to S4O6 2 minus, that is tetrathionate anion। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं अभी से लिख के रख रहा हूँ, इसको बाद में हम इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। अब ये रिएक्शन चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? ये जो कलर है वो फेंट हो जाएगा। कैसे? डीप रेडिश ब्राउन कलर था, वहां से कलर धीरे धीरे फेड होके स्ट्रॉ येलो कलर जैसा आ जाएगा।
दैट मीन्स कि टाइट्रेशन एंड पॉइंट अप्रोच कर रहा है, एंड पॉइंट आया नहीं है लेकिन अप्रोच हो रहा है। अब आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के वक्त मैंने बताया था कि एंड पॉइंट जब अप्रोच होगा तब आपको स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। स्टार्च इंडिकेटर आप पहले क्यों नहीं ऐड करोगे? क्योंकि स्टार्च के साथ आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज ऑफ डीप वायलेट कलर एंड वेरी वेरी स्टेबल, और इसका स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है कि इसको तोड़ना और तोड़ के आयोडीन को बाहर लाके सोल्यूशन में फिर रिड्यूस करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सोडियम थायोसल्फेट। तो अगर हम बाकी टाइट्रेशन की तरह यहाँ पे भी मतलब आयोडोमेट्री में भी टाइट्रेशन शुरू होने से पहले ही इंडिकेटर स्टार्च को ऐड कर दे तो क्या होगा, जितना भी लिबरेटेड आयोडीन है वो स्टार्च के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और ये डीप वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स से आयोडीन को तोड़ के फिर उसको बाहर निकाल के रिड्यूस करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से ड्रॉप डालते ही जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट का, लेकिन नीचे कलर चेंज नहीं होगा। एंड पॉइंट में कलर चेंज क्या होना चाहिए? वायलेट टू कलरलेस। लेकिन स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स इतना धीरे धीरे डिसोसिएट होगा कि सोडियम थायोसल्फेट अगर मान लीजिए 20 ml चाहिए एक्यूरेटली सब लिबरेटेड आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हम उसके जगह पता चला 30 ml दे देंगे और तब जाके ये वायलेट से कलरलेस एंड पॉइंट हमें दिखेगा। सो हमारा एरर कितना आ गया? एरर आ गया +10 ml। सो दिस इज कॉल्ड डिलेड एंड पॉइंट और पोस्ट मैच्योर एंड पॉइंट। एक होता है प्री मैच्योर एंड पॉइंट और एक होता है डिलेड एंड पॉइंट। एंड टू अवॉइड दैट एरर हम क्या करेंगे, हम एकदम आखिरी में जब हमारा स्ट्रॉ येलो कलर आ जाएगा तब जाके हम थोड़ा सा स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे जब सोल्यूशन में आयोडीन बहुत कम बचा हुआ है। सो एंड पॉइंट के करीब जब हम स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे देन द कलर विल बी सडनली वायलेट, एंड एट द एंड पॉइंट क्या होगा, सब आयोडीन जितना भी लिबरेटेड आयोडीन था वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 2I- में। सो स्टार्च के साथ रिएक्शन करने लायक वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाने लायक कोई आयोडीन बचेगा ही नहीं। सो फिर सोल्यूशन हो जाएगा कलरलेस, और तब हम नोट करेंगे एंड पॉइंट। टाइटर वैल्यू सपोज वी गेट VmL, मतलब VmL सोडियम थायोसल्फेट हमारा कंज्यूम हुआ है और हमें इसका नॉर्मलिटी पता है N1। तो अब हम चालू करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कॉपर जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट जानना, विच इज 63.54। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट है 63.54 ग्राम। ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम होता है 1 मोल आयोडीन को लिबरेट करने के लिए। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कितना मोल सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हुआ? VmL N1 नॉर्मल। नॉर्मलिटी का मतलब 1000 ml 1 नॉर्मल अगर होता 1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है कि सोडियम थायोसल्फेट हैज 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम थायोसल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 248 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन करने के वक्त 5 क्रिस्टलाइजेशन वाटर को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मॉलिक्यूलर वेट से इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है 2.5, दैट इज 0.5 ये चेंज हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एनायन इज यूज्ड 2, दैट इज 2 into 0.5। सो n फैक्टर हो गया 1। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर 248 है और n फैक्टर 1 है, सो वी कैन राइट मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी है N1, सो मोलरिटी भी होगा N1। सो 1000 ml 1 molar sodium thiosulfate solution contains or equivalent to 1 mole of thiosulfate, और हमारे पास एक्सपेरिमेंट में आया था कि VmL थायोसल्फेट सोल्यूशन कंज्यूम हुआ है कितना मोलर? N1 मोलर, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम है। सो VmL N1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट इक्विवेलेंट टू N1V1 बाई 1000 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन किया है 1 मोल आयोडीन के साथ। सो हम लिख सकते हैं कि 2 मोल
सोडियम thiazsulfate इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ लिबरेटेड आयोडीन, और हमारे पास है कितना N1V1 by 1000 मोल थायोसल्फेट will be equivalent to N1V1 by 2000 मोल ऑफ लिबरेटेड आयोडीन। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये लिबरेटेड आयोडीन आया कहाँ से है, इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन देखना पड़ेगा। एंड हियर इज द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू विच 1 मोल ऑफ लिबरेटेड आयोडीन के लिए हमें 2 मोल कॉपर की जरूरत है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल लिबरेटेड आयोडीन कम्स फ्रॉम 2 मोल ऑफ कॉपर। तो फिर N1V1 by 2000 mole of liberated iodine will come from N1V1 by 1000 moles of copper। अब मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज N1V1 by 1000 into 63.54 ग्राम ऑफ Cu2+। सो अगर आपको याद है तो स्टॉक सोल्यूशन हमारे पास था 250 ml, वहां से हमने 25 ml को एक कॉनिकल फ्लास्क में लेके फिर एक्सपेरिमेंट चालू किए थे। सो 25 ml ऑफ द सोल्यूशन दैट इज इक्विवेलेंट टू इतना ग्राम ऑफ कॉपर। सो 250 ml जो टोटल स्टॉक सोल्यूशन है वहां पे कितना कॉपर रहेगा, N1V1 by 1000 into 63.54 ग्राम ऑफ कॉपर। 10 क्या है, 10 इज डाइल्यूशन फैक्टर, क्योंकि ये डाइल्यूशन की वजह से आया है। इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट W ग्राम ऑफ ब्रास को डाइजेस्ट करने के बाद ही हमें ये स्टॉक सोल्यूशन मिला था। सो W ग्राम ऑफ ब्रास इक्विवेलेंट टू 10 इंटू N1V1 by 1000 into 63.54 ग्राम कॉपर। अब हमें परसेंटेज चाहिए, सो 100 ग्राम ऑफ ब्रास विल बी इक्विवेलेंट टू, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ जनरलाइज वे। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ Cu in brass equals to dilution factor into N1V1 into 6.354 divided by sample weight. So this is about estimation of copper in brass। अभी बाकी है zinc in brass, वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। So thanks and have a nice day।